नमस्ते छात्रों। नवी हिंदी व्याकरण में हम देख रहे हैं क्रिया। अब क्रिया उसकी व्याख्या और उसके प्रकार कितने, उसके भेद कितने हैं, यह हम आज इस व्याकरण में देखने जा रहे हैं कि क्रिया। देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। अब जो रेखांकित शब्द है उस पर हमें ध्यान देना है। पहला वाक्य है, हम दान के लिए संचय करते थे। दूसरा उदाहरण है, लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया था। मैंने अपनी टांगों की ओर देखा। गोवा की शामें बड़ी अच्छी होती है। अब जो रेखांकित शब्द है, पहले वाक्य में करते थे, दूसरे वाक्य में दिया, तीसरे वाक्य में देखा और चौथे वाक्य में होती या फिर होना। तो यह शब्द हमें रेखांकित किए हुए शब्द पर ध्यान देना है। तो इस वाक्यों में करते करना, थे दिया देना, देखा देखना और होती होना कराते हैं का बोध, इस क्रिया का बोध कराते हैं। यह शब्द जो है क्रिया का बोध कराते हैं। तो इसकी व्याख्या देखिए फिर क्या होती है। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। देखिए, तो क्रिया की व्याख्या क्या हो गई फिर। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता हो, मतलब जो शब्द कार्य के बारे में, कार्य के होने के बारे में या कार्य के बारे में बोध कराता हो, उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। अब क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और क्रिया का जो मूल रूप है उसे धातु कहते हैं। यह धातु रूप, लिंग, वचन और काल के अनुसार बदल जाती है। तो यह जो धातु है वह लिंग के हिसाब से, वचन और काल के अनुसार बदलती है। जैसे उदाहरण के तौर पर लिंग के हिसाब से देखिए कि धातु किस तरह से बदलता है कि राजू पढ़ता है। अब पढ़ना यहाँ पर क्रिया है। राजू पुल्लिंग है, राजू पुल्लिंग होने की वजह से पढ़ता है, राजू पढ़ता है। और इंदु अगर हो तो स्त्रीलिंग, कर्ता अगर हो तो पढ़ती, यह क्रिया जो है क्या होगी, यह स्त्रीलिंग क्रिया होगी। देखिए, पढ़ती है, तो इस तरह से पढ़ता पढ़ती में बदल होगा। पढ़ना इस क्रिया का इस तरह से इसमें बदल होगा। लिंग के हिसाब से राजू पढ़ता है और इंदु पढ़ती है। अब वचन के हिसाब से इसमें किस तरह से बदलाव आता है, देखिए। नलिन पढ़ता है, नलिन और सलील पढ़ते हैं। देखिए, पढ़ता है एक वचन यहाँ पर आया और पढ़ते हैं मतलब अनेक वचन यहाँ पर आया कि नलिन एक ही लड़का है इसलिए वह पढ़ता है। यह एक वचनी क्रिया जो है यहाँ पर दी गई है। और नलिन और सलील ये दोनों है, अनेक वचन है, अनेक लोग होने की वजह से पढ़ता या फिर पढ़ना, यह जो मूल धातु है उसमें उससे पढ़ता और अनेक वचन होने के बाद पढ़ते, इस तरह से इस क्रिया में बदल होगा। काल के अनुसार देखिए किस तरह से काल के हिसाब से, काल के अनुसार यह बदल जाता है। उदय पढ़ता है वर्तमान काल, उदय पढ़ता था भूतकाल और उदय पढ़ेगा यह भविष्य काल। तो काल के हिसाब से भी पढ़ना, इस धातु के विविध बदल जो है इसमें हो जाते हैं। वर्तमान काल के हिसाब से देखा जाए तो उदय पढ़ता है और भूतकाल के हिसाब से उदय पढ़ता था और भविष्य काल के हिसाब से उदय पढ़ेगा। यह तीन प्रकार का बदलाव हम देख रहे हैं कि काल की वजह से होते हैं। अब देखिए कि क्रिया के भेद, क्रिया के प्रकार कितने, क्रिया के भेद कितने, यह हम देखने जा रहे हैं। हमने देखा क्रिया की व्याख्या और उस पर बदल के लिए, उसमें बदलाव होने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, यह हमने देखा।
अब देखिए अभी क्रिया के भेद कितने, क्रिया के प्रकार कितने हैं। तो क्रिया के मुख्यतः दो भेद हैं। क्रिया के हमने देखा कि मुख्यतः इसके दो भेद हैं, एक है अकर्मक क्रिया और दूसरी है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का व्याख्या देखिए क्या है कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता तक ही सीमित रहता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं कि जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता तक ही सीमित रहता है, मतलब कर्ता जो होता है क्रिया करने वाला वही तक उसका प्रभाव जो है सीमित रहता है और उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मानू दुखी स्वर में बोली, मानू दुखी स्वर में बोली, सिरचन का मुंह लाल हो गया और मैंने अपने आप को बिस्तर पर पाया। तो यह जो कर्ता है मानू, सिरचन और मैंने, इनके तक ही क्रिया का प्रभाव है बोलना, हो जाना और पाना। यह जो क्रियाएं हैं यह कर्ता तक ही सीमित है, इसलिए इसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखिए कुछ क्रियाएं जो सदैव अकर्मक रहती हैं, जैसे अब कुछ क्रियाएं ऐसी है जो हमेशा ही अकर्मक ही रहती हैं, हमेशा ही उस पर कर्ता तक ही यह क्रिया सीमित रहती है। तो वो कौन सी क्रियाएं हैं, देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, उठना, उठने की क्रिया, बैठने की क्रिया, सोना, रोना, हंसना, जीना, मरना, कूदना, चढ़ना, डरना और जागना। तो यह जो क्रियाएं हैं वो हमेशा अकर्मक क्रिया ही रहती है। तब अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें। तो अब अकर्मक क्रिया जो है यह पहचान हम इसकी किस तरह से करें, कैसे पहचानें कि यह अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। उदाहरण, रमजानी चुप खड़ी थी, इस वाक्य में खड़ी थी क्रिया है, मतलब खड़ा होना यहाँ पर क्रिया है। अब प्रश्न करो कि कौन खड़ी थी। अब अगर हम क्रिया को प्रश्न करेंगे कि कौन, इस शब्द से अगर हम क्रिया को प्रश्न करेंगे तो प्रश्न इस तरह से होगा कि कौन खड़ी थी, तो हमें उत्तर मिलेगा कि रमजानी खड़ी थी। रमजानी खड़ी थी, मतलब वहाँ पर कर्ता आया रमजानी। क्या खड़ी थी, तो उत्तर नहीं आया। मतलब हम जब क्रिया को क्या या कौन से प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर मिलता है। यहाँ खड़ी थी क्रिया का कोई कर्म नहीं है, तो खड़ी थी इस क्रिया का कोई कर्म नहीं है, यह क्रिया कर्ता पर आधारित है। लेकिन यह क्रिया जो है कर्ता पर आधारित है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया जो है कहलाती है। तो अब इसका दूसरा प्रकार हम देखेंगे सकर्मक क्रिया। इसकी व्याख्या क्या, देखिए जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता तक ही सीमित है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्म पर पड़ता हो, कर्म तक ही उस क्रिया का प्रभाव सीमित हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरणार्थ यहाँ पर दिया गया है, पहला, कुछ दिनों पहले मैंने एक कंप्यूटर खरीदा, इसको अंडरलाइन किया गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, काकी उठो मैं पुड़िया लाई हूँ। तीसरा उदाहरण, यहाँ हमें एक मज़ेदार दृश्य देखने को मिला। तो यह हम देख रहे हैं कि 3 उदाहरण हमने यहाँ पर देखा कि सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे हो। अब सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या और किसको आदि प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है तो उसे वह क्रिया सकर्मक होगी। देखिए अगर हम क्रिया के साथ यह प्रश्न पूछेंगे कि क्या और किसको या किसे, यह प्रश्न करने पर जो उत्तर हमें मिलता है वो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे कुछ दिनों पहले मैंने एक कंप्यूटर खरीदा, कुछ दिनों पहले कंप्यूटर खरीदा, इसको अगर प्रश्न हम पूछेंगे कि इस वाक्य में खरीदा क्रिया है खरीदना, अब प्रश्न करो क्या खरीदा, तो उत्तर आया कंप्यूटर खरीदा।
और यहाँ खरीदा क्रिया का कर्म है कंप्यूटर। तो सकर्मक क्रिया के कुछ अन्य उदाहरण इस तरह से है। गाय को अब तक चारा नहीं मिल दिया, डॉक्टर ने मेरी टांग की जांच की, और मैंने भारी दामों में एक मोटर खरीदी है। तो ये देखा हमने। अब क्रिया के अन्य भेद जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज हमने क्रिया, इसके क्रिया पर व्याकरण का ये हिस्सा जो है क्रिया देखने की कोशिश की, और इसकी हमने व्याख्या देखी, और इसके भेद मुख्य दो भेद है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। यह दोनों क्रिया पर हमने आज प्रकाश डाला, यह समझने की कोशिश की। तो आपको भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण तैयार करना है और उसको अपने नोटबुक में लिखना है। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर ही रुकते हैं। अगले वीडियो में इस क्रिया के अन्य भेद भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।